हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस जर्नी में आज ये हमारा डे 9 यानी कि लेक्चर नंबर 9 है। और अभी हम जावा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जान रहे हैं, ताकि जिस दिन हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करें अपने दिमाग के अंदर वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो और जो जो लाइन हम कोड के अंदर लिख रहे हैं हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। इसलिए मेरा पहला मोटिव क्या है कि आपको प्रैक्टिकल पे ले जाने से पहले आपका जो बेस है वो मैं पूरा स्ट्रॉन्ग कर दूं, जिससे जो जो मैं वर्ड टर्मिनोलॉजी काम में लूं आपको उन सारों का मतलब पता हो। एक एक लाइन एक एक वर्ड जो मैं लिख रहा हूं उसका आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हमने 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो वीडियो देखते हुए ही आज लेक्चर नंबर 9 यानी डे 9 पे पहुंचे हो। और एक इंपॉर्टेंट सूचना कि मैंने जो भी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। वहां पे आपकी डाउट है वो तुरंत सोल्व होते हैं, और अगर आपके कोई सजेशन हो तो वो हम तुरंत इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं आज का डे 9। तो देखिए फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल की ओर बढ़ रहे हैं। और जिस दिन हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे उस दिन मैं ये टर्मिनोलॉजी लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल्स, ये सारी चीजें मैं बहुत ज्यादा काम में लूंगा। ये थ्रू आउट द जर्नी, आप थ्रू आउट द पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो आपकी जर्नी होगी एंड तक, उसमें हर दिन आप वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट, रेफरेंस वेरिएबल, इन सब टर्मिनोलॉजी को काम में लोगे। तो सबसे पहले आपको इनका मतलब आना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि आप सीख कर भी अज्ञानी रह जाओगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिए, मान लीजिए कि आप एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बना रहे हो। ठीक है, आप कह रहे हो मैं कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बना रहा हूं। उसमें होगा क्या, एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। उसमें आप कहोगे कि यूजर क्या करेगा, मुझे दो नंबर देगा। ठीक है, ये मुझे दे देगा फर्स्ट नंबर, ये मुझे दे देगा सेकंड नंबर। ठीक है, अब मुझे इनको ऐड करना है। ठीक है, चलो अब बताइए कि अगर ये चीज में अगर एक रियल ह्यूमन को देता, एक कागज पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, कि ये 25 है, दूसरे कागज पे मैंने लिख दिया है ये 15 है, और एक जगह मैंने बोल दिया कि इसको ऐड करना है। तो अब वो क्या करेगा, 25 रखेगा आपको दिमाग में याद, प्लस उसके अंदर ऐड करेगा कैसे करके, और फिर जो आउटपुट है वो मेरे को एक दूसरे कागज के ऊपर लिख के दे देगा। यही होता है रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर भी यही होता है। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर होती है मेमोरी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर लेते हैं, उसको एक मेमोरी के अंदर डाल देते हैं। मेमोरी के अंदर ये मान लीजिए 25 स्टोर कर दिया। उसके बाद में सेकंड नंबर दिया, उसको भी हमने क्या किया, मेमोरी के अंदर डाल दिया। अब उसके बाद में जो हमारा कंप्यूटर के अंदर जो मशीन है, जो अंदर सर्किट लगे हुए हैं, उनको एडिशन करना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, एडिशन वाले सर्किट को दे देंगे। अब एडिशन वाला सर्किट इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और जो आउटपुट आएगा वो एक दूसरी मेमोरी के अंदर, मेमोरी लोकेशन के अंदर डाल के रख देगा। ठीक है, जैसे कि कितना हो गया, 40 हो गया। अब कैसे करके हम इस मेमोरी को पढ़ के और यूजर को आउटपुट दिखा देंगे। इंटरनली देखो ये होता है। अब आप कह रहे हो कि सर अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर मैं तो कई सारे डेटा के साथ डील कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं बुक्स की भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ, कलर भी स्टोर कर रहा हूँ, ये वो। तो हाँ, इन सब के लिए क्या होती है कि हमको कुछ ना कुछ मेमोरी चाहिए होती है, तभी जाके अगर आप मान लीजिए कि कार का कलर आप व्हाइट रखना चाहते हो, तो उस व्हाइट को स्टोर करने के लिए कि इस कार का कलर व्हाइट है, तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ मेमोरी अपनी चाहिए होती है। कहाँ पे, रैम के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि इन्हीं मेमोरी को अपन किस तरीके से यू नो रैम से लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। जैसे मैंने कहा कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, तो मैं अब कैसे जावा कोड के अंदर ये लिखूंगा कि देखो जावा, एक काम करना कि जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, तुम फटाक से जाके मेमोरी रैम के अंदर है ना, ये दो जगह अपनी कर लेना, अपने नाम से बुक कर लेना, ताकि इनके अंदर हम जैसे ही यूजर नंबर एंटर करें तो हम उनको नंबर को ऐड कर सके। तो ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बनाते हैं वेरिएबल्स। अब याद रखिए, अभी मैं आपको और डीप में समझाऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। कि जब भी आपको कोई डेटा के साथ डील करना होता है, जब भी आपको कोई डेटा के साथ डील करना होता है, तो आप क्या करते हो, उस डेटा के लिए जितनी मेमोरी रैम के अंदर अपने को चाहिए होती है, उसको क्या करते हो, अपने लिए रजिस्टर कर देते हो, और उसका कुछ ना कुछ नाम दे देते हो। जैसे कि यह मेमोरी है, ये फर्स्ट नंबर के लिए है। ठीक है, फर्स्ट नंबर के लिए। अब देखिए, हमने कहा कि ये इतनी बड़ी रैम है, मान लीजिए कि इतनी बड़ी रैम है,
इसके अंदर कई सारी मेमोरी लोकेशन बनी हुई है, ठीक है। जैसे 2 GB की रैम है तो उसमें कई सारी ऐसी मेमोरी लोकेशन बनी हुई है। हमने जाके बोला कि देखो हम एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो जावा लैंग्वेज के अंदर हम लिखे कि जैसे ही हमारा कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर रन हो, तुम फटाक से भाग के रैम के अंदर 2 मेमोरी लोकेशन अपने नाम से बुक कर लेना। तो मान लीजिए कि ये 2 हमने अपने नाम से बुक कर ली। अब इसको पहचानने के लिए हमने दे दिया फर्स्ट नंबर, और इसको पहचानने के लिए हमने दे दिया सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन हुआ, यूजर ने क्या किया, इनपुट दिया, फर्स्ट इनपुट में डाला 25, तो यहां पे मैं 25 स्टोर कर दिया। अब ये स्टोर कैसे होता है, इसके लिए अलग बहुत बड़ी साइंस है, ये अपन धीरे धीरे जानेंगे। जैसे ही उसने दूसरा नंबर डाला, मान लीजिए कि 14, तो इसने यहां पे स्टोर कर दिया। फिर क्या किया, अगली इंस्ट्रक्शन हमने कोड के अंदर लिखी कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। जैसे ही हमारा कंप्यूटर इस प्लस को देखेगा, वो इन दोनों नंबर को लेगा और लेने के बाद में वो उसको एएलयू को दे देगा। एएलयू क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर वो यूनिट होती है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन इन सबको परफॉर्म करती है। जैसे ये आउटपुट आएगा, ये आउटपुट आने के बाद में वो अपने प्रोग्राम से वापस पूछेगा कि भैया मेरे पास आउटपुट आ गया, उसका क्या करना है। तो अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर कहेंगे कि अच्छा एक काम करो, इसको भी एक तीसरी लोकेशन में स्टोर कर देना, तो ये हमने ऑलरेडी बुक कर रखी है, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए कि यहां पे हमने लिख दिया सम, तो ये इसके अंदर क्या कर देगा, बुक करके यहां पे रख देगा। अब मान लीजिए इसको पहचानने का तरीका है सम नाम से। तो जैसे ही अब हम सम को एक्सेस करेंगे, तो ये इस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी डेटा होगा वो हमको दे देगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जब भी आपको अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ डेटा के साथ डील करना होता है, तो हम क्या करते हैं, कुछ मेमोरी अपनी रैम में रिजर्व करते हैं। अपना प्रोग्राम कुछ मेमोरी रैम के अंदर रिजर्व करता है, और जो मेमोरी रिजर्व करता है उसको अपन कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हम उसको पहचान सके। जैसे अब मैं अगर आपको एक सिंपल कैलकुलेटर का मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर लिख के बताता हूं, आपको उसको समझना नहीं है। सबसे पहले कहा कि यूजर विल सेंड टू नंबर, ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। उसके बाद में एड दीज नंबर एंड स्टोर द आउटपुट, ठीक है। ये 3 काम हमको करने हैं। तो अब आप देखो अपने को कितनी मेमोरी लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। 2 नंबर तो अपने को ये स्टोर करना पड़ेगा, प्लस इनका सम स्टोर करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये इतनी बड़ी रैम थी, ठीक है। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपको आपके प्रोग्राम के अंदर कितने वेरिएबल्स चाहिए। ये आप जब आप अपना प्रोग्राम बनाओगे, अपना सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। अब मेरे को 2 नंबर चाहिए, तो 2 नंबर के लिए मैंने कहा कि मुझे 2 मेमोरी लोकेशन दे दो। अब वो कहीं पर भी मिल सकती है, जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंस पे मिले, एक यहाँ पे मिल गई, एक यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर मुझे मिल तो गई, लेकिन मैं इनको पहचानूंगा कैसे, क्योंकि मुझे तो इनके अंदर कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करना है ना। तो इनको पहचानने के लिए इनको एक नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे ये अपन ने दे दिया कि फर्स्ट नंबर के लिए था, मैं एक बार आपको सेम बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सेकंड नंबर के लिए था। फिर आया कि स्टोर द आउटपुट। आउटपुट स्टोर करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, ये एक और मेमोरी लोकेशन चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो क्या था, नंबर था। तो नंबर के लिए अपने को इतनी मेमोरी चाहिए होती है। अगर मान लीजिए कि आपका नंबर बड़ा हो जाए, जैसे कि 2 3 9 8 2 5 गुणा 10 की पावर 15, तो ये नंबर काफी बड़ा है, 2 काफी छोटा था। तो इसके लिए भी क्या होता है, अपने को मेमोरी चाहिए होगी। तो इसके लिए अपने को क्या होती है, थोड़ी बड़ी मेमोरी चाहिए होती है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये बड़ी मेमोरी कैसे लेंगे, ये हम अपने प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे कि भैया कब हमको छोटी मेमोरी चाहिए, कब बड़ी मेमोरी चाहिए। ये मेमोरी मिलेगी कैसे, ये ऑटोमेटिकली अपना कंप्यूटर अपनी जावा लैंग्वेज डिसाइड कर लेगी, लेकिन हमको बतानी है कि हमको कितनी बड़ी मेमोरी चाहिए होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या होती है कि जावा लैंग्वेज ने हमको डेटा टाइप्स दे रखे हैं, ठीक है, कि आपका डेटा किस टाइप का है, उस टाइप के हिसाब से मैं आपको मेमोरी दूंगा, ठीक है। चलो, तो मेमोरी कितनी देनी है ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है अपना डेटा टाइप। जैसे आपका नंबर अगर इस रेंज के अंदर है तो आपको इतनी मेमोरी मिलेगी, अगर आपका नंबर इस रेंज के अंदर है तो आपको थोड़ी बड़ी मेमोरी मिलेगी, आपका नंबर अगर इस रेंज में है तो आपको इतनी बड़ी मेमोरी मिलेगी। ये सब कौन डिसाइड करता है, डेटा टाइप डिसाइड करता है। इस मेमोरी को मिल गई आपको, लेकिन अब इसको आपको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा ताकि इसको एक्सेस कर सके। वो अपन किससे करते हैं, वेरिएबल से, ठीक है। तो वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल हमको मेमोरी देता है, प्लस कितनी मेमोरी देता है वो किस बेस पे डिसाइड होती है, डेटा टाइप्स के हिसाब से। तो जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो, मान लीजिए कि आपने लिखा फर्स्ट नंबर, तो आपने ये बनाया वेरिएबल। इसका काम क्या है कि आपको कोई ना कोई मेमोरी मिलेगी,
रैम के अंदर, लेकिन कितनी मेमोरी मिलेगी ये इसके आगे हम एक डेटा टाइप लिखेंगे। जैसे हमने लिखा इंट, जैसे मैं लिखूंगा इंट फर्स्ट नेम, तो अब क्या होगा कि अपने को एक मेमोरी मिल गई जिसकी साइज इतनी होनी चाहिए। ये ऑलरेडी डिसाइड हो रखा है कि अगर इंट लिखेंगे हम इसके आगे तो इसकी साइज मान लीजिए कि 1 KB होगी। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन एग्जांपल के लिए मानिए। और जो फर्स्ट नेम है ये इस बॉक्स का नाम हो गया, ठीक है। तो एक वेरिएबल के अंदर दो चीजें होती है, एक तो उसका नाम प्लस उसको कितनी मेमोरी मिलेगी, वो किससे डिसाइड होती है, डेटा टाइप से, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि किस डेटा टाइप के हिसाब से अपने को कितनी कितनी मेमोरी मिलती है। 1 मिनट दीजिए। तो अब आप मेरी स्क्रीन देखिए। सबसे पहले हमारे पास होता है ये अपना इतना बाइट का है, ये इतना शॉर्ट का है, ये इतना इंट का है। थोड़ा सा स्पेस गलत हो रखा है, कोई बात नहीं। देखिए अगर मैं अपने कोड के अंदर लिखता हूं कि मुझे, देखिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कितने नंबर तक का डेटा अपने पास आ सकता है, आपके डेटा की साइज क्या है, आपकी रेंज क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप कह रहे हो कि जब मैं एडिशन परफॉर्म कर रहा हूं तो मेरा जो डेटा है 2 नंबर आएंगे, वो मान लीजिए कि 30,000 से कम कम तक के आएंगे, यानी मैक्सिमम 30,000 आ सकते हैं। तो अब आपको क्या है कि आपको जाके रैम के अंदर एक मेमोरी लेनी पड़ेगी। अब याद रखिए कि ऐसा नहीं कि भाई अपने को जावा प्रोग्राम बोल रहा है कि भाई जो तुम मेमोरी कहोगे वो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, तो अपन अनाप शनाप हर कितनी मेमोरी ले रहे वो नहीं लेनी चाहिए। अपने को अपनी औकात में रह के अपने जरूरत के हिसाब से मेमोरी लेनी चाहिए। जैसे अपने को कोई बोल दे कि जाओ उस भंडारे में फ्री का खाना मिल रहा है, तो अब आप अपन क्या करते हैं, वहां जाके टूट पड़ते हैं और अनाप शनाप खा लेते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए, आपको आपकी जरूरत के हिसाब से चीज लेनी चाहिए। अब आपकी रेंज है कि आपके पास 2 नंबर आएंगे, वो 30,000 से कम कम के आएंगे। तो देखो जावा ने कहा कि मैं आपको एक मेमोरी लोकेशन दे दूंगा, या कंप्यूटर ने कहा, जो भी आप, कि मैंने जावा लैंग्वेज में पढ़ा है कि आपको मेमोरी चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन आपको कितनी साइज की चाहिए वो एक बार मुझे बता दो। तो इसका सबसे पहले तो हमने एक नाम दे दिया, ठीक है। मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर था, ये दे दिया। अब इसकी साइज कितनी होनी चाहिए, तो देखो आपका नंबर कितना है, 30,000 से कम कम है। तो देखो यहां तो ये मैक्सिमम 127 नंबर ही स्टोर कर सकता है, यानी जो 128 अगर अपने पास आ जाता है फर्स्ट नंबर तो ये फेल हो जाए। लेकिन ये देखो ये 32,000 तक स्टोर कर सकता है। तो अब आपको क्या लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए सॉर्ट। तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया अपना डेटा टाइप, यानी कि अपना डेटा किस टाइप का होगा। अपना डेटा होगा एक तो नंबर्स की फॉर्म में, इसका नाम ये हो गया, और मेमोरी के अंदर इसको कितनी जगह मिलेगी, इसको जगह मिलेगी 16 बिट्स की, यानी 2 बाइट की। तो देखो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, इस चीज को अपन बोलते हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया। ध्यान से सुनो, हमने एक वेरिएबल बनाया जो सॉर्ट टाइप का है। अगर मैं इसको लाइन को एक बार एक्सप्लेन करूं, जैसे कि सॉर्ट फर्स्ट नेम, अगर ये लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया। अब ध्यान से सुनना, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका टाइप था सॉर्ट, और जो मेमोरी के अंदर कितनी जगह लेगा वो लेगा 16 बिट्स की। ये होती है इसकी पूरी डेफिनेशन, अगर आप ये लाइन लिखते हो। और एक लाइन में अगर किसी को सिंपल भाषा में कहना हो तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि हमने क्या हुआ कि मेमोरी के अंदर एक लोकेशन अपने लिए रिजर्व कर ली है जिसका साइज है 16 बिट, और इसका नाम है फर्स्ट नेम। अब जब भी कभी मुझे इसके अंदर कुछ वैल्यू डालनी होगी, इससे वैल्यू निकालनी होगी, तो मैं इस फर्स्ट नेम को काम में लूंगा। जैसे ही मैं बोलूंगा कि फर्स्ट नेम में क्या है, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे इसके अंदर से जो भी वैल्यू है रिटर्न करके दे देगा। अब देखिए, अगर आपने मेरा डेटा टाइप वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले इस आई बटन पे क्लिक करके ये डेटा टाइप वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको कहा कि देखिए डेटा टाइप 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। अभी आपको ये चीज नहीं भी समझ में आती है तो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए एक तो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव, जिसको अपन बोलते हैं यूजर डिफाइंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड। तो देखिए, अब देखिए प्रिमिटिव डेटा क्या होते हैं। प्रिमिटिव डेटा वो होते हैं जो अपने बेसिक डेटा होते हैं। बेसिक डेटा मतलब क्या होता है, आपके नंबर हो गए, नंबर कैसे भी हो सकते हैं, इंटीजर टाइप के, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हो गए, ठीक है। या फिर आपके कैरेक्टर हो गए, जैसे ए बी सी डी स्मॉल ए प्लस माइनस, ठीक है, ये सब हो गए, ठीक है। अगर आपका डेटा इस टाइप का है, ठीक है,
अगर आपका डेटा जो आप इस दुनिया के अंदर नॉर्मल डेटा देखते हो या फिर जैसे 1.2, 1.5, 1.7, अगर आपका डेटा इस टाइप का है तो उसके लिए क्या है कि जावा ने अपने को ऑलरेडी डेटा टाइप दे रखा है। डेटा टाइप मतलब कि आपका डेटा किस टाइप का है उसके हिसाब से जावा ने ऑलरेडी डेटा को दे रखा है, डेटा टाइप आपको दे रखा है, यानी कि किसके लिए कितनी मेमोरी चाहिए होगी वो जावा ने आपको दे रखा है। अगर मान लीजिए कि आपको APPLE अगर कंप्यूटर के अंदर ये स्टोर करना है तो इसके लिए जावा ने ऑलरेडी डेटा टाइप दे रखा है कि ए के लिए कौन सा काम में लेना है, क्योंकि ये कैरेक्टर है तो जावा ने अपने को केयर डेटा टाइप दे रखा है। ठीक है, पीबी केयर है, पीबी जैसे एप्पल 2, तो 2 कैसे आ गया, इंट आ गया या सोर्ट आ गया। लेकिन अब आप समझिए, अगर मैं कहूं कि मुझे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, अब कहोगे सर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, तो स्टूडेंट का डेटा टाइप क्या होगा। अब आपको कह रहे हैं कि सर जैसे आपने कहा कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है, 22 और 25, ठीक है, चलो तो आपने क्या किया, आपने एक बॉक्स बनाया मेमोरी का, एक बॉक्स बनाया, ये बॉक्स किस टाइप का होगा, ये आपने मान लीजिए कि इंट का रखा, ठीक है, ये किस टाइप का होगा, इंट का रखा, ठीक है। चलो ये तो अब आप कह रहे हो कि सर मैं तो अपने प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट टाइप का डेटा स्टोर करना चाह रहा हूं, तो अब मुझे भी एक बॉक्स चाहिए, जरूर चाहिए, उसका नाम क्या होगा, स्टूडेंट होगा। लेकिन अब क्योंकि इसकी साइज क्या होगी, जावा ने तो अपने को बताया ही नहीं, देखो यहाँ पे स्टूडेंट डेटा टाइप है क्या, यहाँ पे तो दिया हुआ है बाइट, शॉर्ट, साई, ये क्या होता, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, ये सब दे रखा है, यानी कि स्टूडेंट टाइप का तो अपने पास कोई डेटा टाइप है ही नहीं। और हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर तो हम रियल वर्ल्ड एंटिटी जैसे स्टूडेंट, बैग, कार, इन सब को लेते हैं, तो इन सब को मेमोरी में कैसे स्टोर करेंगे। हाँ ये बात तो सही है, ठीक है। तो जो आपका प्रिमिटिव डेटा होता है, प्रिमिटिव डेटा मतलब कि जो आपके नंबर्स हो गए जो किसी और डेटा से मिलके ना बना हो, जैसे आपके नंबर्स है, आपके नंबर्स किसी और डेटा से मिलके बने हैं क्या, नहीं मिलके बने ना। अब जैसे कैरेक्टर है, ए है, ए किससे मिलके बना है, आप कह रहे हो कि सर ए तो किसी से नहीं मिलके बना, ए तो खुद ए है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एप्पल किससे मिलके बना है, तो आप कहोगे एप्पल कैरेक्टर से मिलके बना हुआ है। तो अगर अपन इंडिविजुअल की बात करें, जैसे कि एटम किससे बना होता है, उसके अंदर कई सारी चीजें होती है, लेकिन जो उसका सबसे छोटा क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनको अपन बोलते हैं प्रिमिटिव, यानी कि जो और किसी से ना मिलके बने हो। तो अगर आपको ऐसा डेटा है, अगर आपके पास ऐसा डेटा है जो किसी और डेटा से मिलके ना बना हो, तो उनको स्टोर करने के लिए जावा ने अपने को ऑलरेडी डेटा टाइप्स दे रखे हैं, ठीक है, जो कंपोजिट नहीं है, जो इंडिविजुअल खुद डेटा है। जैसे कि आपके नंबर्स हो गए, नंबर्स के लिए आपको कई सारे डेटा टाइप दे रखे हैं, जैसे इंट, शॉर्ट, बाइट, ये कौन से आपको कब काम में लेने हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप एक बार उसको देख लीजिए। फिर आपके नंबर आते हैं 1.2, 1.5, 2.3 इंटू 10 की पावर 99, इस तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए अपने पास डेटा टाइप है फ्लोट, डबल, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए उसमें क्या क्या होगा, ये एक कंपोजिट डेटा टाइप है जो छोटे छोटे डेटा टाइप से मिलकर बना होगा। जैसे इसके अंदर क्या होगा, नेम होगा, एज होगी, क्लास होगी। अब देखिए, अब नेम है, नेम भी आगे किससे मिलकर बना होता है, कैरेक्टर से। एज होती है, एज किससे मिलकर बनी होती है, इंट से। क्लास होती है, क्लास भी किससे मिलकर बनी होती है, इंट से। तो यानी कि जब आपका डेटा टाइप ऐसा हो जो कई सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बना होता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, जो किससे मिलकर बना होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप से। तो अगर आपका डेटा टाइप प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव यानी कि इंट, केर, फ्लोट, अगर आपका डेटा टाइप प्रिमिटिव है, जो सिर्फ प्रिमिटिव डेटा जो आपके नॉर्मल डेटा को स्टोर करेगा, तो ऐसे वेरिएबल को हम बोलते हैं प्रिमिटिव वेरिएबल। यानी प्रिमिटिव वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जो मेमोरी के अंदर कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करेगा, लेकिन वो डेटा किस टाइप का होगा, प्रिमिटिव टाइप का। अगर आप लिखते हो इंट फर्स्ट नेम, तो इंट क्या है, इंट आप कह रहे हो कि अपना प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव वेरिएबल बोलते हैं। और आप प्रिमिटिव वेरिएबल को आप खाली वेरिएबल भी बोल सकते हो, आपको प्रिमिटिव वर्ड लगाना जरूरी नहीं है। अगर आप खाली वेरिएबल जावा के अंदर बोलते हो, तो आइडियली लोग क्या समझेंगे कि आपने एक ऐसी मेमोरी बुक की है जो प्रिमिटिव डेटा टाइप की होगी। चलो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये नहीं पता कि इंट, केयर, फ्लोट ये सब क्या होते हैं, तो ये सब कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर के अंदर आपके डेटा के लिए कितनी मेमोरी देनी है उसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है।
ठीक है। इसके लिए मैंने डेटा टाइप का अलग वीडियो बना रखा है काफी डीप के अंदर, आप जाके वो भी देख सकते हो, या फिर आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो कि मान लीजिए कि अगर आपका डेटा 127 तक ही है, जैसे क्लास होती है, क्लास कितनी होती है 1 2 3 4 5 6 10 12 तक होती है क्लास, तो उसके लिए अगर अपन इंट डेटा टाइप को काम मिलेंगे, इंट डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि मेमोरी के अंदर आपको इतनी सारी जगह असाइन होगी और इसके अंदर आप इतनी वैल्यू रख सकते हो। अब बताइए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो आपको 32,000 की रेंज क्यों चाहिए, आप तो इस रेंज के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो आपके डेटा के हिसाब से कंप्यूटर के अंदर कितनी मेमोरी आपको मिलेगी उसके लिए डेटा टाइप्स बना रखे हैं, ठीक है। और डीप के लिए आप प्लीज ये मेरा डेटा टाइप वाला वीडियो देखिए, आपकी बहुत हेल्प करेगा। आज मेरा आपको वेरिएबल समझना, आज मेरा उद्देश्य आपको वेरिएबल समझाना था। तो अभी तक हमने क्या जाना कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स मेमोरी की कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं और वो मेमोरी किस टाइप का डेटा अपने अंदर रखेगी, वो होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की जरूरत क्या पड़ी, क्यों, क्योंकि अपने हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ डेटा को मैनिपुलेट करना पड़ता है, तो उस डेटा को अपन कहीं ना कहीं तो रखेंगे, अदरवाइज हम उसको याद कैसे रख पाएंगे। चलिए ठीक है, तो इसलिए हमको वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। अब वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो मैंने आपको कहा था कौन सा, प्रिमिटिव वेरिएबल। प्रिमिटिव वेरिएबल यानी कि ऐसे वेरिएबल जो प्रिमिटिव टाइप के डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है, स्टोर प्रिमिटिव टाइप डेटा, ठीक है। और ये हो गया इंट, केर, फ्लोट, ठीक है। चलो, अब दूसरा आता है, ये आप ध्यान से सुनिए, रेफरेंस वेरिएबल। मैंने आपको क्या कहा, आप प्रिमिटिव वेरिएबल को खाली वेरिएबल बोलिए। अब आता है अपने पास रेफरेंस वेरिएबल। अब रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं ये आप ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर मैंने कहा कि मुझे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो अब स्टूडेंट का डेटा टाइप क्या होगा, क्योंकि अगर आपको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, अगर आपको कंप्यूटर को बोलना है, तो कंप्यूटर सबसे पहले ये बोलेगा, ठीक है भैया मैं तुमको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने दूंगा, लेकिन तुमको मेमोरी कितनी चाहिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताना। क्योंकि अगर तुम बोले मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव करूंगा, तो कुछ ना कुछ तो मेमोरी चाहिए होगी, वो मेमोरी कितनी चाहिए होगी। अब हम बोलेंगे कि स्टूडेंट के लिए तो कितनी मेमोरी चाहिए होगी, हमको कैसे पता, क्योंकि जावा ने तो अपने को स्टूडेंट डेटा टाइप दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं। अब ये बताओ, ये पूरा स्टूडेंट डेटा टाइप है, यानी कि इसमें आप पूरी पूरी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखोगे, लेकिन उसमें होगा क्या क्या, उसमें होगा नेम, उसमें क्या होगा, उसमें होगा अपना एज, स्टूडेंट की एज कितनी होगी और उसकी क्लास कौन सी है, ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने कहा कि देखो भैया, मैंने एक स्टूडेंट डेटा टाइप बनाया है, उसके अंदर 3 वैल्यू होगी। अब देखो, अल्टीमेटली वो वैल्यू मिलके किससे बनी होती है, प्रिमिटिव डेटा टाइप से, ठीक है। तो यानी कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होते हैं, जितने भी अपन क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ये अल्टीमेटली बन के प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही रहते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपने एक बड़ी मेमोरी ले ली, जैसे रैम के अंदर आप इतनी देर क्या कर रहे थे, आपको क्या हो रहा था कि मान लीजिए आपको 2 नंबर ऐड करना था, आपने 2 वेरिएबल बनाए, तो क्या हुआ कि आपको एक मेमोरी यहां मिल सकती है, एक यहां मिल सकती है, रेंडमली कहीं पर भी मिल सकती है। अब इसी तरीके से अगर आपने स्टूडेंट डेटा टाइप बनाया, तो इसके अंदर क्या है, 3 अलग अलग चीज हम स्टोर करेंगे। तो इन 3 के लिए अलग अलग जगह मेमोरी नहीं मिलेगी, जैसे यहां पे मिल गई, यहां पे मिल गई, यहां पे, ऐसे नहीं मिलेगी। रैम के अंदर क्या होगा, आपको क्या होगा, आपका प्रोग्राम 3 खाली जगह एक साथ देखेगा, जैसे ये है, ये 3 खाली जगह इसको एक साथ मिल गई, ठीक है, जो इसके लिए सुटेबल है, तो वो क्या होगा, इसको आपके लिए रिजर्व कर देगा। लेकिन इसकी साइज क्या होगी, वो डिपेंड करेगी, इसकी साइज क्या है, मान लीजिए इसकी साइज 2 KB है, इसकी साइज 3 KB है, और इसकी साइज 1 KB है, तो वो देखेगा 3 2 5 6 KB खाली कहां पे पड़ा है। अगर मान लो कि ये 5 KB का ही होता, तो ये इसको नहीं लेता, ठीक है। चलो, अब जो ये आपने एक बड़ा सा बुक किया है अपने लिए, होल, अपने स्टूडेंट को डेटा को, इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। हाँ, इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। मान लो कि इसका नाम अपने स्टूडेंट दे दिया, ठीक है। चलो, अब देखो, यहां पे एक छोटा सा केच है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना। मैं एक बार इसको मिटा के आपके लिए दोबारा बनाता हूं, यहां पे आप बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अब देखो, यहां पे ये अपनी मेमोरी है, चलो, चलो, जब मैंने कहा कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, वेरिएबल बनाने का मतलब मैंने क्या किया, एक ही खाना बुक किया है, ठीक है।
चलो ये खाना बुक किया और इसका मैंने नाम दे दिया कि सम, यानी कि जो आउटपुट आएगा वो अपना सम इसके अंदर आएगा। लेकिन मैंने कहा कि अगर अपना ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, अगर ये कंपोजिट डेटा टाइप है यानी नॉन प्रिमिटिव यानी स्टूडेंट टाइप का, तो उसके लिए मान लीजिए कि आपने इतने खाने बुक किए हैं, ठीक है। चलो इतने खाने बुक किए, इसके अंदर क्या है, 3 इंफॉर्मेशन है, एक तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। अब आपने कहा कि मैंने इसको नाम दे दिया स्टूडेंट, चलो ठीक है। अब मैं अगर आपको कहूं कि भैया स्टूडेंट, आपने इसको नाम दे दिया, तो अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मान लीजिए कि स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है, इसके अंदर इसकी एज लिखी हुई है, इसके अंदर इसका क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर इसका लिखा हुआ है क्लास। तो अगर आपने इस पूरे बॉक्स को दे दिया ये नाम स्टूडेंट, तो क्या होता है कि आप इस एज को, क्लास को, नेम को एक्सेस नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो, इसके लिए डीप के अंदर हम कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझिए आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या होता है, क्योंकि जब आपको एक मेमोरी लोकेशन मिलती है, आप उसका नाम देते हो, डायरेक्ट उस नाम से उसको एक्सेस कर पाते हो। लेकिन अगर आपने मल्टीपल को एक नाम दे दिया तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके पीछे अलग साइंस है। लेकिन तो अब आप कहोगे कि सर फिर हम इनको एक्सेस कैसे करेंगे, तो देखो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि मैं बताता हूं। अपन क्या करते हैं, मेमोरी के अंदर एक नया वेरिएबल बनाते हैं, ये इंटरनली बनता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये वेरिएबल बना और इसका मैं नाम लिख दूंगा स्टूडेंट। अब आपको कि सर स्टूडेंट तो ये है पूरा, कोई बात नहीं, अभी आप मैंने इसका नाम रखा स्टूडेंट, लेकिन इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर मैंने डाल दिया इस मेमोरी का एड्रेस। मान लीजिए इस मेमोरी का एड्रेस था 2001, इसका था 2002, इसका था 2003। तो यानी कि जब आप एक कंपोजिट डेटा टाइप को स्टोर करते हो, उसका कुछ नाम देते हो, तो वो नाम इंटरनली किस तरीके से स्टोर होता है, एक नई मेमोरी बनती है, उसका नाम हम स्टूडेंट देते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस डाल देते हैं। अब हमको पता है कि 2001 एड्रेस पे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा उसका नाम। 2002 एड्रेस पे आपको क्या मिलेगा, उसका मिलेगा आपको एज। 2003 एड्रेस पे इसको क्या मिलेगा, मिलेगा क्लास, जो भी है। लेकिन 2004 एड्रेस पे क्या मिलेगा, क्योंकि ये आपके दायरे में नहीं है, ये जो मेमोरी लोकेशन है ये इसको असाइन नहीं हुई। तो जैसे ही आप इसको एक्सेस करना चाहोगे, जावा बोलेगा ना 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 भैया, देखो अपनी औकात से बाहर मत जाओ, मैंने तुमको कहा है तुमको ये 3 मेमोरी मिल गई है, तुम इन 3 को एक्सेस करो, चौथी को एक्सेस करने की कोशिश ना करो। अब आप कहोगे सर ये कैसे होगा इंटरनली, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बाकी सारी चीजें कुछ भी ध्यान नहीं रखनी है। अभी जो मैंने बताया ये काफी डीप में कॉन्सेप्ट होता है, जो आपको हर कोई नहीं बताता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, फिर मैं इन सारी चीजों को बताऊंगा कि देखो जो मैंने आपको थ्योरी के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स बनाया, कोड के अंदर लिखना वो कितना आसान है। तो देखो जब भी आप प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो अपनी मेमोरी के अंदर अपने पर्पज के लिए, तो अगर आप उसको कोई नाम देते हो तो वो डायरेक्टली आप उस नाम से उस मेमोरी के अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बनाया है स्टूडेंट टाइप का, अगर आपको कुछ नाम देते हो तो वो नाम कैसे दिया जाता है, उस नाम के लिए मेमोरी के अंदर एक अलग लोकेशन बनती है, जैसे ये बनेगी, इसका नाम स्टूडेंट जाता है, और इस मेमोरी के अंदर क्या होता है, एड्रेस लिखा होता है इन ब्लॉक्स का। तो अपन क्या करते हैं, इन एड्रेस पे जाके फिर इनकी वैल्यू को लेते हैं, ठीक है। आपको इसकी थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन बता देता हूं, फिर मैं बताता हूं कि इसको जावा के अंदर कैसे बनाते हैं। या चलो मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जावा के अंदर आप प्रिमिटिव वेरिएबल कैसे बनाओगे, ठीक है। प्रिमिटिव वेरिएबल, तो अब देखो जैसे कि आपने लिख दिया फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब ये आपने क्या किया कि अपने वेरिएबल का नाम दे दिया, जिससे आप फ्यूचर में इसके अंदर जो भी वैल्यू, इस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करोगे उसको एक्सेस करोगे। अब ये फर्स्ट नंबर ये किस टाइप का होगा, तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे, ये डिसाइड करोगे इन डेटा टाइप्स को देख के, ठीक है। जैसे आपका नंबर है वो इंटीजर टाइप का है, तो आपके लिए कई सारे डेटा टाइप अवेलेबल है, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट या जो भी है। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो आप लिखते हो ऐसे इंट फर्स्ट नेम, जैसे ये लिखोगे तुरंत क्या होगा, आपको कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाएगी, जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ, जैसा आपने यहाँ पे डेटा टाइप लिखा वैसी वैल्यू आप यहाँ पे लिख स्टोर कर पाओगे। जैसे आपने यहाँ पे इंट तो लिख दिया, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पे ए स्टोर करना चाहता हूँ, ये गलत बात है, ना 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 ना। इसीलिए कहते हैं कि जावा एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, जावा बहुत स्ट्रिक्ट और संस्कारी लैंग्वेज है। जो आपने बोला आप वही काम करिए, गलत काम करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। तो आपने कहा कि मैंने एक मेमोरी लोकेशन बुक कर ली है जो इंट टाइप की है। इंट टाइप की मतलब क्या हुआ
कि इसके अंदर अपन इंटीजर डेटा स्टोर कर पाएंगे और उसकी रेंज होगी -32 कुछ ऐसे करके +32,000 तक की इसकी रेंज होगी। ठीक है, आपने एक मेमोरी बुक कर ली। इसी तरीके से आप लिखते हो कैरेक्टर और आप लिखते हो फर्स्ट नेम। अब आप देखिए जो फर्स्ट नेम होता है वो कैसे होता है, जैसे मेरा नाम है PRAKASH। अब देखिए ये तो कई सारे डेटा टाइप से मिलके बना होता है, P भी है, R भी है, ये कई सारे कैरेक्टर से मिलके बना होता है। तो आपको फर्स्ट नेम स्टोर करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमारे पास एक ऑलरेडी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बना रखा है स्ट्रिंग। ठीक है, ये किसी ने बना रखा है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर कर सकते हो। जैसे अपना स्टूडेंट है वैसे ही अपना स्ट्रिंग है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना नाम जैसे प्रकाश ही स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब इसको कितनी जगह मिलेगी, ठीक है, ये क्या होगा, ये डिसाइड हो गया। मान लो कि इसको जगह मिलेगी इतनी। ठीक है, अब इसके अंदर ये नाम स्टोर हो गया। अब क्योंकि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है तो ये मेमोरी के अंदर किस तरीके से होगा, इसका नाम क्या, फर्स्ट नेम। तो इस ब्लॉक को अपन फर्स्ट नेम नाम नहीं देंगे, अपन क्या करेंगे, एक नया ब्लॉक बनाएंगे, उसको नाम देंगे फर्स्ट नेम, उसके अंदर मान इसका एड्रेस डाल देंगे। अब उस एड्रेस से हम क्या करेंगे, डेटा को एक्सेस करेंगे। तो मैं वापस इसको कॉम्प्लेक्स ले गया। तो देखो प्रिमिटिव वेरिएबल बनाना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले किस टाइप का वेरिएबल बनाना है वो लिख दिया, उसका नाम क्या होगा वो आपने लिख दिया। अगर आपको बनाना है रेफरेंस वेरिएबल या नॉन प्रिमिटिव, जो क्या करेगा, एक पूरे पूरे ऑब्जेक्ट का, एक पूरे पूरे ब्लॉक का डेटा स्टोर करेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये ब्लॉक किस टाइप का है, ये टाइप का स्टूडेंट का, तो आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, और अब आपने लिख दिया यहां पे स्टूडेंट 1। तो अब आपका क्या हुआ कि ये एक बड़ा ब्लॉक बन गया है। ठीक है, और इसका जो भी एड्रेस है वो इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, ये एक वेरिएबल मेमोरी के अंदर दूसरा बना है, इसके अंदर क्या हुआ, एड्रेस आ गया किसका, इस पूरे ब्लॉक का। अब क्या होगा, आप इसके अंदर छोटे छोटे और मेमोरी लोकेशन होंगे, आप उनको एड्रेस बाय एड्रेस एक्सेस कर सकते हो। अब एड्रेस में क्या आता है, जैसे मान लीजिए इसका एड्रेस 2001 से स्टार्ट होकर 2009 तक चलता है, तो एड्रेस की फर्स्ट लोकेशन है वो आ जाती है। अब ये कितने लोकेशन तक आगे जाएगा ये ऑलरेडी डिसाइड हो रखा होता है। ठीक है, अब देखिए जो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, अब आप प्रोग्राम के अंदर कभी ये नहीं कहोगे कि एक काम करो एक रेफरेंस वेरिएबल बना लो जिसके अंदर आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर लो, नहीं। आप क्या कहोगे, जैसे प्रिमिटिव वेरिएबल को आपने सिंपल वेरिएबल नाम दे दिया, इसी तरीके से रेफरेंस वेरिएबल को आप कहोगे कि एक ऑब्जेक्ट बना लो। हो गया, ये हो गया पूरा ब्लॉक जो मेमोरी के अंदर अपने को मिला। लेकिन हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले ब्लॉक को अपन ऑब्जेक्ट बोल देंगे, ताकि हमारा कहने का मतलब क्या है, हम इस बड़े वाले ब्लॉक को ही रेफर कर रहे हैं लेकिन नाम हम इस छोटे वाले का ले रहे हैं, क्योंकि हम इस छोटे वाले की हेल्प से ही इस बड़े वाले ब्लॉक को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब चलो चीजों को सिंपल करते हैं और देखिए वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है कि जब भी आपको कोई डेटा के साथ डील करना होता है, आप कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ मेमोरी अपने लिए रिजर्व करोगे और उसका आप कुछ ना कुछ नाम दे दोगे। ठीक है, तो आपको मैंने कहा कि दो वेरिएबल बना लो जो इंटीजर टाइप का डेटा लेंगे। तो आपने लिखा इंटीजर, वेरिएबल का नाम क्या रहेगा, मान लीजिए ए रख दिया। ठीक है, एक दूसरा वेरिएबल बना लिया हमने इंटीजर बी, मान लीजिए एक वेरिएबल हमने बना लिया फ्लोट टाइप का सी। तो ये क्या हुआ कि अब 3 वेरिएबल बनाने का मतलब क्या हुआ, हमको 3 मेमोरी लोकेशन कंप्यूटर के अंदर असाइन होगी रैम के अंदर। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, अब आप अगर जावा के अंदर बोलते हो कि अच्छा एक ऑब्जेक्ट बनाओ जिसके अंदर आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेमोरी लोकेशन के अंदर एक बड़ा ब्लॉक लेने वाले हो। ठीक है, और वो बड़े ब्लॉक के अंदर क्या होंगे, कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, जैसे स्टूडेंट के अंदर एक छोटा ब्लॉक होगा उसका नाम नेम होगा, उसके बाद एक छोटा ब्लॉक होगा इसका नाम एज होगा, और उसका छोटा ब्लॉक होगा उसका नाम क्या होगा, क्लास होगी। ठीक है, तो जब भी आपको कहे एक वेरिएबल बना लो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे प्रिमिटिव डेटा टाइप को काम में लेना है। जब भी आपको मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट बना लो, तो ऑब्जेक्ट क्या होती है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं इसी के अंदर नाम डाल देता हूं प्रकाश, एज डाल देता हूं 25 और क्लास डाल देता हूं 12th, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एक रियल वर्ल्ड प्रकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कोड के अंदर हम क्या बोलेंगे कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर ये वैल्यू है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऑब्जेक्ट और वेरिएबल बनाने समझ में आ गए होंगे। वेरिएबल बनाने के लिए आपको यहां पे ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसका आपको क्या नाम देना है। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। मेरा मोटिव था कि आपको वेरिएबल ऑब्जेक्ट इन टर्मिनोलॉजी को आपके दिमाग में घुसाना है, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी आप इन वर्ड्स को बोलोगे तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि इनका असल मतलब क्या होता है। ठीक है,
अब चलिए फटाफट हम इनकी शॉर्ट में डेफिनेशन देख लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ये वीडियो भले ही लंबा हुआ हो, लेकिन सोचिए मैंने इसमें कितनी मेहनत की है सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो देखिए, इन जावा ए वेरिएबल इज ए कंटेनर दैट होल्ड डेटा। समझ में आ गया? यानी एक कंटेनर है, एक बर्तन है जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करते हैं। इट हैज ए नेम एंड डेटा टाइप, यानी इसका एक नाम होता है और सबसे पहले इसका क्या होता है, डेटा टाइप होता है। इट इज यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट वैल्यूज इन प्रोग्राम। अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ वैल्यू को डालना चाहते हो, निकालना चाहते हो, उसको वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने को वेरिएबल चाहिए होगा। Variable are the fundamental concept in the programming are essential for the task like storing information, perform calculation and controlling the flow। चलो ठीक है। इन जावा वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद ए स्पेसिफिक डेटा टाइप। ये बात आप ध्यान से रखिए कि जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हो आपको उसका डेटा टाइप बताना जरूरी है, जिसके हिसाब से क्या होगा कि रैम के अंदर आपको एक फिक्स मेमोरी मिलेगी, ठीक है, उस डेटा को स्टोर करने के लिए। बिफोर दे यूज्ड द डेटा टाइप स्पेसिफाई द काइंड ऑफ वैल्यू दैट वेरिएबल कैन होल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, डेटा टाइप बताता है कि आपने जो मेमोरी लोकेशन अपने लिए बुक की है इसके अंदर आप किस तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे ये आपने क्या किया, इंट एज, तो आपने कहा कि मैं एक एज को स्टोर करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे इंट टाइप का ब्लॉक दे दो, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे आप डबल टेम्परेचर पाई वैल्यू, क्योंकि पाई वैल्यू 3.14 होती है, तो इंटीजर के अंदर अपन 3.14 स्टोर नहीं कर सकते, तो इसके लिए। अब फ्रेंड्स दो चीजें आती है, एक तो आता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, एक होता है असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सिर्फ ये कहा कि मुझे एक मेमोरी ब्लॉक दे दो, फ्यूचर के अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एज स्टोर करूंगा, तब आपने क्या किया, आपने अपनी बात को डिक्लेयर किया, आपने अपनी बात को कंप्यूटर के सामने रख दिया। लेकिन जिस दिन आप उसके अंदर एक्चुअल वैल्यू को डालोगे तब आप कहोगे कि अब मैंने इसको असाइन कर दिया, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन कर दिया। यानी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब क्या हुआ, हमने कह दिया भाई हमको एक मेमोरी चाहिए होगी फ्यूचर के अंदर, तुम मना मत करना। चलो, हमने अपनी बात को डिक्लेयर कर दिया। असाइनमेंट का मतलब क्या हुआ कि आज हम उसके अंदर एक्चुअल वैल्यू उसके अंदर जा रहे। जैसे हमने कहा कि भाई ये घर मैं किराए पे ले रहा हूं, तो मैंने अपनी बात रख दी, यानी मैंने डिक्लेरेशन दे दिया। जिस दिन मैं इसके अंदर आके रहने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने असाइनमेंट कर दिया है। अब फ्रेंड्स, अब प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, रेफरेंस, इन सब की आप डेफिनेशन है ना, वो आपकी बुक्स में भी हो सकती है, या जहां से आप पढ़ोगे, या गूगल पे आप सिंपल छोटी मोटी डेफिनेशन जब आपके एग्जाम आए या जब यूज आए तब आप देख लीजिएगा। अभी मुझे नहीं लगता आपको ये डेफिनेशन समझाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस लेक्चर को खत्म करते हैं। मैं एक लाइन में बताता हूं। अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है जो प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू को लेगा, तो उसको प्रिमिटिव वेरिएबल बोलते हैं, जिसको अपन खाली वेरिएबल भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने वेरिएबल ऐसा बनाया है जो एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जैसे कार, स्टूडेंट, क्लास, यानी एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, उसको अपन रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। जब अपन नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं तो जैसे ही आप उस वेरिएबल का नाम लिखते हो, आपको डायरेक्ट उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन रेफरेंस वेरिएबल के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखी होती है, उसके अंदर क्या रखा आता है, उस पूरे पूरे जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसकी क्या रखा होता है, एड्रेस रखा होता है, और फिर उस एड्रेस से जाके हम क्या करते हैं, उसकी मेमोरी को, उसके डेटा को एक्सेस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट होता है, आपको कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे बताइए, कमेंट में बताइए, जहां मर्जी हो वहां पे बताइए। इस वीडियो को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।